तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ करण गर्ग एंड फाइनली आज आपका डीटी आईडीटी का पेपर कंप्लीट हो चुका है। अगर मेरे से पूछा जाए कि पेपर कैसा है, हार्ड है या सिंपल है, तो मैं कहूंगा मीडियोकर है। आईडीटी लेवल देखा जाए तो बहुत ज्यादा इजी था, बट डीटी में अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बहुत आप इजिली कर पाओगे, ठीक है ना। एंड एमसीक्यू भी थोड़े कंसेप्चुअल थे, अगर आपने फॉर्म्स वगैरह याद किए थे तो आप इजिली एमसीक्यूज भी कर पाओगे, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, जल्दी से एक बार एमसीक्यूज के आंसर देख लेते हैं एंड थोड़ा सा पेपर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपका नेक्स्ट पेपर कॉस्टिंग का भी है। तो चलिए फिर अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हमारा जो एमसीक्यू नंबर 1 आता है वो आता है कि एमएम प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज कहां पे, इन मैन्युफैक्चर ऑफ लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स, ठीक है ना। इट्स टोटल इनकम फॉर एवाई 26-27 इज 7.2 सीआर। क्या बता रहा है, हमारे रेट क्या एप्लीकेबल होगा, 115 BAA एंड बीएमई। क्या रहेगा हमारा, इसका ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है 7%, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 अ हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया एंड इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। हमने कहा था इंडिया से बाहर प्रॉपर्टी है वही रिसीव हो रही है, तो खाली आर एंड ओ आर में टैक्सेबल होगा, बाकी किस में टैक्सेबल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे भी करेक्ट हो जाता है। अगर 3 की बात की जाए तो यहाँ पे कह रहा है मिस्टर सुमंत्रा owns a large cricket stadium which is let out during the year for various cricket tournaments as per income tax act 1961। रेंटल इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी, हमने कहा था क्रिकेट टूर्नामेंट क्या होती है टैक्सेबल, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू आता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा एमसीक्यू नंबर 4। क्या कह रहा है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स। जब से मेरे को बोनस मिलेंगे एंड जब मैं अपने बोनस को ट्रांसफर कर दूंगा, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है वही मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग होता है। तो देखो, डेट ऑफ अलॉटमेंट टू द डेट ऑफ ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है फिफ्थ, मिस्टर विकास अ रेजिडेंट इंडिविजुअल एजेड 42 ईयर्स। क्या कह रहा है, एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, ही डिपॉजिटेड अ सम ऑफ 16 लाख इन एफडी, हाउएवर नो एंट्री ऑफ डिपॉजिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हमने एफडी तो बना दी बट अपनी बुक्स में शो नहीं की, मतलब क्या होगा, ये कहीं ना कहीं अनडिस्क्लोज इनकम हो रही होगी। क्या कह रहा है, एट व्हाट रेट सच अमाउंट शेल बी टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्या रहेगा, अनडिस्क्लोज इनकम पे क्या था, 60% प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सर। बट कंफ्यूजन क्या होती है, सरचार्ज क्या रेट रहेगा, तुम्हारा सरचार्ज जो रहने वाला है वो रहेगा हमारा 25%। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है 6। 6 में क्या कह रहा है, शरत एज 32 ईयर्स, क्या किया है, 50,000 का उन्होंने मेडिकल एक्सपेंडिचर किया अपनी मदर के लिए। एज क्या है, 60 अबव है, तो मतलब 50,000 की लिमिट एप्लीकेबल होगी, ठीक है ना। उनका हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है, तो मतलब यहाँ तो हमें क्या मिल जाएगा, 50,000 का ये मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, उन्होंने और क्या पे किया है, शरत हैज पेड बाय चेक 30,000 एज अ प्रीमियम ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस टू कवर द पॉलिसी ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। अपना एंड अपनी वाइफ के लिए कितना दिया, 30,000 का, तो यहाँ पे कितना अलाउड होगा, 25,000 का, एंड मदर का कितना अलाउड रहेगा, 50,000 का। टोटल कितना आ जाएगा, 75,000 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है 7th, अंडर जीएसटी लॉ लेवी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस में लेड टू, क्या रहता, अगर जीएसटी लग रहा है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है, डिफ्लेशन रिफ्लेक्शन कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट रहता है 8, द सप्लाई ऑफ गुड्स टू एससीजेड इज ट्रीटेड एज डैश इन द हैंड्स ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। हम क्या कर रहे हैं, अगर एससीजेड बायर को कुछ सेल कर रहे थे तो हमारा इंटरेस्ट रेट माना जाता है, एंड हमेशा क्या होता है, वो हमारा जीरो रेट सप्लाई होता है, कभी भी एग्जाम्प्ट नॉन टैक्सेबल या डीम टैक्सेबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ। क्या कह रहा है कि इनमें से क्या इंक्लूड होने दिए अंडर जीएसटी लॉ। चलो ठीक है, अगर जीएसटी लगाया तो हमने कहा था ये तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं होता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं, डिस्काउंट तो वैसे ही माइनस करता है, तो जो हमारा नॉन गवर्नमेंट एंटिटी, कोई भी चैरिटेबल सोसाइटी या फिर कोई भी अदर कंपनीज अगर मेरे को सब्सिडी दिया है तो वो हमारा क्या रहता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर केटरिंग सर्विसेज। केटरिंग सर्विसेज के लिए क्या था, जहां पे लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, जहां पे एक्चुअल में सर्विसेज मैं परफॉर्म कर रहा हूं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देन आता है 11th, अंडर जीएसटी लॉ इफ द रिसिपिएंट फेल्स टू पे द सप्लाई गुड्स एंड सर्विस और बोथ अदर देन द सप्लाई इन विच टैक्सेस पेबल अंडर आरसीएम। सिंपल क्या कह रहा है कि मैंने क्या किया, कोई गुड्स परचेज किए बट मैंने जो सेलर था उसको पेमेंट नहीं की, तो हमने कहा था विद इन 180 डेज क्या करना होगा, मेरे को अमाउंट रिवर्स करनी होगी, ठीक है ना। एंड 180 डेज कब से थे, जब से इनवॉइस इशू हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है, डेट ऑफ सप्लाई नहीं है,
टाइम ऑफ सप्लाई नहीं रहेगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राम सप्लाइड गुड्स of 1 lakh rupees to Mr. Raj, who returned the goods 10,000 due to inferior quality। अब क्या रहेगा, जो राम है वो 10,000 का क्या इशू करेगा, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट। देखो क्या हुआ, जब एंट्री होगी, सेल्स की एंट्री होगी, तो उसने क्या किया होगा, राज डेबिट टू सेल्स, कितने का, 1 लाख रुपीस का। अब वो क्या कह रहा है, सेल्स रिटर्न आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न डेबिट टू राज 10,000 का। अब जो राम है वो अपनी बुक्स में क्या कर रहा है, राज को क्रेडिट कर रहा है, तो क्या करेगा, राम क्या करेगा, जो सप्लायर वो क्रेडिट नोट इशू करने वाला है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होने का। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर था तो आप इजीली कर पाओगे, नहीं तो हो सकता है आप डेबिट नोट में कंफ्यूजन हो जाए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या रहता है, हमारा PMT 05 में रहता है, ठीक है ना। फॉर्म्स याद होंगे तो आप इजीली इसको करेक्ट कर पाओगे। नेक्स्ट रहता है सेक्शन 14(2) ऑफ कस्टम एक्ट 1962 provides that the CBIC may fix for any class of imported goods or export goods having regard to trend of value of such or like goods by notification in the official gazette if it is satisfied that it is necessary to do so। It is क्या रहता है हमारा, MRP ट्रांजेक्शन वैल्यू, ओपन मार्केट वैल्यू नहीं रहता, टैरिफ वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए 14 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट आता है लास्ट, अंडर सेक्शन 9 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 ड्यूटी इम्पोज्ड टू न्यूट्रलाइज सब्सिडीज गिवन बाय द एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कॉल्ड, क्या रहता है हमारा, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला, ठीक है ना। ये सारे थे हमारे एमसीक्यूज ऑफ सेक्शन नंबर ए। बताइए, चलता है सेक्शन नंबर बी पे, ठीक है ना। एक बार क्या करते हैं, सबसे पहले आईडीटी पोर्शन देखते हैं। आईडीटी पोर्शन में अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 6 का है, बहुत सिंपल है। डीटी आईडीटी का मैंने आपको डिफरेंस कहा था, 8 पॉइंट बताता है, उसमें से कोई भी आपको 7 पॉइंट्स लिख के आना है, ठीक है ना, अलॉन्ग विद द पर्टिकुलर्स। देन आता है जीएसटी नेटवर्क, बहुत इजी है, आपको पीडीएफ में क्वेश्चन दिए गए थे, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आया। नेक्स्ट आता है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन हमारा आरसीएम का होता है कि देखो यहाँ पे क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम एंड पान मसाला, हमें कंपोजिशन लेवी का बताया गया है। मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम एंड पान मसाला है, तो मतलब अगर मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ, तो यहाँ पे नॉट एलिजिबल आने वाला है। नेक्स्ट है कि ये क्या कर रहा है, रेस्टोरेंट सर्विस। अगर रेस्टोरेंट सर्विस है तो 1.5 CR वाली लगने वाली थी, बट मणिपुर है तो 75 लाख रहेगा। बट यहाँ पे इसके बाद क्या कह रहा है कि वो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, अगर सर्विस प्रोवाइड कराएगा तो वहां पे टर्नओवर 50 लाख की एप्लीकेबल होने वाली है, क्योंकि एक्सीड करते हैं तो ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। आपको अलॉन्ग विद द प्रोविजंस एक्सप्लेन करना था। देन इस बार हमारे क्या आ गया, वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो हमारा वो था ना स्पेशल कैटेगरी वाला, जिसमें मैं आरबीआई रेफरेंस रेट से डिफरेंस निकालता, वो यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किया गया है। तो देखो क्या कह रहा है, On 20 April 2025, Mark gets 11,000 euros converted into 42,000 dinars, ठीक है ना। आरबीआई रेफरेंस रेट दिया गया है, तो क्या है उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। सिंपल आरबीआई रेफरेंस रेट किया है, उसका डिफरेंस आ जाएगा, वो हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। बट अगर आरबीआई रेफरेंस रेट नहीं है तो सिंपल हम इंडियन वैल्यू का 1% ले लेंगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन लग रहा है। नेक्स्ट आता है 8 का ए क्या था हमारा, आईटीसी रिलेटेड था। इसमें क्या है, सीएसआर एक्टिविटी आईटीसी अलाउ नहीं होगा, फ्री सैंपल्स आईटीसी अलाउ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है सीमेंट फॉर प्लांट एंड मशीनरी अलाउ कर दिया जाएगा। देन स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है किसकी, कन्फेक्शनरी आइटम्स की, आईटीसी अलाउ कर दिया जाएगा। कंप्यूटर्स, यहाँ पे भी क्या कह रहा है, परचेज ऑफ कंप्यूटर अर्लियर, और अब डेबिट नोट इशू किया, पहले कभी कंप्यूटर्स परचेज किए थे, क्योंकि वैल्यू सही नहीं थी तो क्या हुआ, डेबिट नोट इशू किया गया है, तो इसका भी आईटीसी दे दिया जाएगा। देन एक कार परचेज की फर्दर सप्लाई के लिए, बट वो क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी, अगर डिस्ट्रॉय होगी तो आईटीसी अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। आईटीसी का सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कस्टम्स क्या आ जाता है, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि हमने बाय एयर करा है, कॉस्ट बता रहा है, देन जो हमारा एक्सपोर्टिंग कंट्री में उसके गोडाउन से लेके कहां तक, एयरपोर्ट तक, वो चार्जेस बता रहे तो सिंपल ऐड कर देंगे। अब कह रहा फ्रेट कितना है 1200, हम क्या करेंगे, एडजस्टेड एफओबी पे 20% लेने वाला है। अगर वो क्या होता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है एडजस्टेड एफओबी पे 20%, अगर ये फ्रेट ज्यादा आता है तो हम एडजस्ट 20% ले लेंगे, नहीं तो इसको ले लेंगे, एंड सिंपल इंश्योरेंस यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा, आपका एसएसएल वैल्यू आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पार्ट ए का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कैलकुलेट द एक्सेसिबल वैल्यू ऑफ द मशीन इन केस
एक्चुअल फ्रेट एंड इंश्योरेंस नॉट अवेलेबल। अगर मैं कहता हूं ये दोनों अवेलेबल नहीं है तो सिंपल क्या रहेगा, एडजस्टेड एफओबी का 20% एंड 1.125% आप लिख दोगे, उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर दोगे। देन क्या करना है, आपको प्रोविजन भी एक्सप्लेन करना है। याद रखना, अगर आपने वर्किंग नोट सही से बनाया तो आप इजिली 7/7 या 6 आप यहाँ पे ला सकते हो, ठीक है ना। बट अगर आप बाय चांस वर्किंग नोट बना भूल गए तो मैक्सिमम 3 to 4 मार्क्स यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। आईडीटी तो हमारा बहुत ज्यादा सिंपल था। अब अगर डीटी पे बात की जाए, डीटी थोड़ा ट्रिकी है, बट ऑल्दो ओवरऑल अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर थे तो आप आराम से इसको कर पाओगे। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, मिस्टर मैथ्यू की बात की जा रही है। कौन है, फॉरेन नेशनल, जिसके पिछले 4 ईयर्स का डाटा दिया गया है, ठीक है ना। 4 ईयर का डाटा दिया गया है एंड करंट ईयर का डाटा दिया गया है। सबसे पहले कह रहा है कि क्या वो रेजिडेंट होगा, तो हमें क्या बताना था, 61A या 61C। 61A यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा, क्योंकि करंट ईयर में ये 182 डेज से कम रहा है, तो हमें 61C लगाना होगा। 60 + 365 वाली कंडीशन लगानी होगी। अब क्योंकि यहाँ पे 365 वाली, क्या कह रहा हूँ, 365 वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि ये लेस देन 365 है, तो यहाँ पे नॉन रेजिडेंट आ जाएगा। देन कह रहा है कि अगर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता, तो हम कहते हैं अगर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता तो 61C यहाँ पे नहीं लगेगी, खाली 61A लगेगी। 182 डेज वाली कंडीशन देखेंगे एंड इसलिए वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है, अगर क्या कह रहा है, वो दुनिया में किसी भी कोने में अपना टैक्स पे नहीं कर रहा है, मतलब इंडियन इनकम पे किसी भी अलग कंट्रीज में टैक्स पे नहीं कर रहा है, तो हम क्या कहते थे, और उसकी इनकम 15 लाख से एक्सीड कर रही है, तो हम इसको हमेशा आर बट एनओआर कहते थे। आपको जस्ट एक्सप्लेन करना है एंड देन सिंपल लिख देना, ये हमेशा आर बट एनओआर होता है, ठीक है। देन आता है सैलरीज। सैलरीज में क्या रहेगा, बेसिक सिंपल आप ऐड कर दोगे, डीए ऐड कर दोगे, एचआरए, क्या कोई रेंट पेड है यहाँ पे, नहीं, रेंट पेड की कोई डिटेल्स नहीं है, तो फुल टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रैवलिंग अलाउंस टैक्सेबल हो जाएगा, फ्री रिफ्रेशमेंट टैक्सेबल हो जाएगा, मोबाइल फैसिलिटीज नहीं, ये एग्जाम्प्ट रहेगा। अलाउंसेस, ट्रांसफर अलाउंसेस है, ये भी एग्जाम्प्ट रहने वाला है। मेडिकल फैसिलिटीज एम्प्लॉयर का है, तो ये भी एग्जाम्प्ट रहने वाला है। देन मेडिकल अलाउंस 2 लाख की परमिटेड लिमिट है, एक्सपेंडिचर कितना हुआ 240, तो जो डिफरेंस है 40,000 का वो टैक्सेबल हो जाएगा। देन एनपीएस 80CCT2 आ जाएगा, ठीक है, और अपने वाला 80CCD1 और 1B में आपको अलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलो, जस्ट हो सकता है आप इन 2 पॉइंट्स में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बाकी ऊपर के सारे पॉइंट सिंपल थे, डायरेक्ट क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए तो क्या कह रहा है, हाउस प्रॉपर्टी में। हाउस प्रॉपर्टी में जो फर्स्ट फ्लैट है, फ्लैट नंबर ए है, वो क्या है, दोनों ने मिलकर ऑक्यूपाई किया है, वो क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो मतलब कोई भी अलाउ नहीं किया जाएगा। सिंपल क्या दे दिया जाएगा, जो इंटरेस्ट है मैक्सिमम 2 लाख का इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा। ये 460 है ना, तो 230 आप हाफ कर देना एंड देन जो 230 होगा उसमें से भी 2 लाख का अलाउ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, जो फ्लैट बी था कौन ओन कर रहा है, रोहन, क्योंकि रोहन ओन कर रहा है तो सिंपल आप जीएवी निकाल लेना, जीएवी में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। म्यूनिसिपल टैक्सेस ये अलाउ कर दिए जाएंगे, बट अनपेड टैक्सेस अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। एंड प्रिंसिपल अमाउंट कुछ नहीं होगा, इंटरेस्ट सिंपल अलाउ कर दिया जाएगा, कोई लिमिट नहीं लगने वाली है, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में लिमिट होती है, लेट आउट में कोई लिमिट नहीं होती है इंटरेस्ट की, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ रिपेयर अलाउ नहीं किया जाएगा। सिंपल हाउस प्रॉपर्टी आपका आंसर निकल जाएगा। बट यहाँ पे आपको वर्किंग नोट्स बनाने होंगे, अगर आपने वर्किंग नोट्स नहीं बनाए तो डेफिनेटली आपके मार्क्स डिडक्ट होने वाले हैं। इसके बाद आता है पी पार्ट। पी पार्ट हमारा पीजीबीपी का हो जाता है। एक बार एडजस्टमेंट देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन बता रहा है, जो पीएल में दिया गया है इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये वाला माइनस कर देंगे। देन क्या कह रहा है, सैलरी 12,000 की पे किया ब्रदर को, जिसमें 2500 क्या है, एक्सेस है, तो 2500 क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। देन क्या है, 2800 हमने क्या किया, 7 अप्रैल को पे किया है, क्या किया है, 7 अप्रैल को पे किया, क्योंकि बिफोर ड्यू डेट है तो अलाउ कर दिया जाएगा। देन क्या कह रहा है, होल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितनी अमाउंट है हमारी, 25,000, मतलब 10,000 से ज्यादा हमने क्या किया है, कैश में पेमेंट किया है, ये डिसअलाउ रहेगा। देन अदर जनरल एक्सपेंस इंक्लूड 2,000 पेड एट डोनेशन, डोनेशन यहाँ डिसअलाउ होगा, 80 सेक्शन में वहां पे जाके अलाउ कर दिया जाएगा। देन कह रहा है, इट वाज फाउंड दैट सम स्टॉक वर ओमिटेड टू बी इंक्लूडेड इन द बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। क्या कह रहा है कि जो मेरा ओपनिंग है वो 95 की जगह इसमें 9,000 और ऐड होना चाहिए, एंड जो क्लोजिंग है इसमें 85 की जगह इसमें 18,000 और ऐड होना चाहिए। तो फाइनली आप क्या करोगे, दोनों का डिफरेंस लेना है ना, दोनों का डिफरेंस आएगा 9,000, 9,000 आप ऐड कर दोगे,
ठीक है ना, क्योंकि ओपनिंग से क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा, बट क्लोजिंग से क्लोजिंग स्टॉक से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होने वाला है, इसलिए आप डायरेक्टली इसको 9000 लिख सकते हो। ठीक है ना, दोनों, बस आपको रीजन बताना होगा। चलो, इसमें भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, जहां पे क्या है, कैपिटल गेन का। इसमें क्या कह रहा है कि एक हाउस था, कितने में सोल्ड किया, 150, उसकी एचडीवी क्या है, 170, तो बताइए 150 का 110% कितना आएगा, 165, क्योंकि 110% से ज्यादा है तो हमारी ये 170 क्या आएगी, हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। देन 5 लाख रुपीज प्रॉफिट क्या था, तो ये आईएफआरएस में जब टैक्सेबल हो गया होगा, कॉस्ट में से माइनस नहीं किया जाएगा। ठीक है, देन क्या कह रहा है, इंडेक्स कॉस्ट कितनी है, 56.4, क्या मेरे को टैक्स निकालना है, हमें नेट अमाउंट टैक्सेबल, नहीं टैक्स नहीं निकालना है, तो इंडेक्सेशन का कुछ नहीं होगा, खाली आप कॉस्ट माइनस कर दोगे, आपका फाइनल कैपिटल गेन अमाउंट आ जाएगा। देन शेयर्स के बारे में बात कर रहा है, शेयर्स क्या कह रहा है, वैसे तो हमने सेल किया है 10 मार्च को 1700 में, बट एक्वायर कब किया था, एक्वायर किया था 21 जन 17 को 1900, और 31 जन 18 को क्या है, 2400। तो हमने कहा था कॉस्ट और परचेज प्राइस और वैल्यू एज ऑन 31 जन 18 को जो भी हायर होगा वो ले लिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1700 और 2400 का डिफरेंस ले लेंगे, जो हमारा लॉस होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ जाएगा शेयर्स वाला। ठीक है ना, देन क्या कह रहा है, उसने एक प्रॉपर्टी एक्वायर की है, एंड क्या क्या है, आरईसी 54 ईसी का एग्जाम्पशन, ये सिंपल एग्जाम्पशन आप लगाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट आता है अदर सोर्सेज का, सिंपल रेंट है, अदर सोर्सेज आ जाएगा, डिविडेंड है, अदर सोर्सेज, ग्रॉस है मतलब हमें नेट नहीं करना, ग्रॉस है मतलब टीडीएस का यहाँ प्रोविजन नहीं लगने वाला है। देन क्या कह रहा है, फ्री गिफ्ट मतलब फादर इन लॉ से कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्प्ट रहेगा। देन क्या है, हॉर्स रेस, ये भी क्रॉस है, यहाँ पे टीडीएस का कोई इफेक्ट नहीं है, ये सिंपल ऐड कर देंगे। होनर, फिर क्या है, होनोरेरियम फ्रॉम यूनिवर्सिटी, सिंपल ऐड कर दोगे, ये टोटल आ जाएगा। देन यहाँ पे लोन की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम कितना लोन अलाउड होता है, डिविडेंड का 20%, तो सिंपल यहाँ पे मैक्सिमम 20% डिविडेंड का आप माइनस कर दोगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे आपको सबके वर्किंग नोट्स बनाने होंगे। ठीक है ना, देन क्या है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, इसमें एज सच मेरे को कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं लगा है, सिंपल ये लास्ट वाला हो सकता है शेयर्स वाला, क्योंकि इंट्राडे है तो ये स्पेकुलेटिव इनकम होगी, एंड अंडर पीजीबी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। बाकी एज सच मेरे को कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा है, सिंपल हमारे स्टडी मैट के मेरे को सारे पॉइंट लग रहे हैं। ठीक है ना, एंड लास्ट क्या हमारा, लास्ट हमारा टोटल इनकम का, ये एक मेरे को सही सा अच्छा सा क्वेश्चन लगा है। ठीक है ना, इसमें क्या करना था, आपको सबसे पहले टोटल इनकम निकालनी है, देन डिडक्शन बतानी है कि कौन कौन सी मिल जाएगी, एंड उसके बाद आपको बताना है कि अगर आप टोटल टैक्स निकालोगे डिडक्शन माइनस करके, एंड देन एज पर एएमटी भी क्या निकालने वाला हो, टैक्स निकालने वाला हो। तो देखो क्या रहेगा, यहाँ पे 80 डबल जे डबल ए है, टोटल इनकम 25 है, डिडक्शन कितनी मिल जाएगी, 1020, तो जो डिफरेंस होगा कितना आएगा, 25 लाख माइनस 10 लाख 20,000, कितना आ जाएगा, 14 लाख 80,000, ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है ना, देन क्या कह रहे हैं, 10 डबल ए 12 लाख की इनकम है, एंड 50% का बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब 6 लाख यहाँ पे टैक्सेबल होने वाला है। ठीक है ना, एन 80 क्यूक्यूबी है, मतलब 450 माइनस 3 लाख का मैक्सिमम होता है ना क्यूक्यूबी में, तो आपकी 150 की क्या आ जाएगी, यहाँ पे टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। ठीक है ना, आप ये माइनस करोगे, देन अपनी टोटल इनकम ऐड करके आपका फाइनल टोटल इनकम आ जाएगी, उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लेना। देन क्या कह रहा है, अगर ईएमटी एप्लीकेबल होता, ईएमटी एप्लीकेबल होता तो क्या होता, 80H टू 80 आरआरबी कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, सारी डिडक्शन हटा के टोटल इनकम आ जाएगी, उस पर आपको फिर से टैक्स कैलकुलेट करना होगा। ठीक है ना, ये आप क्वेश्चन जब भी कर पाओगे जब आपको अच्छे से इन सारी डायरेक्शन का इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो मेरे को लगता है आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड भी छोड़ा होगा इसकी वजह से, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट 80 डबल जे डबल ए नहीं पढ़ता है, 10 डबल ए नहीं पढ़ता है, एंड 80 क्यू भी, इसको भी अधिकतर स्टूडेंट छोड़ के जाता है, एंड एएमटी तो बहुत कम स्टूडेंट्स करता है। ठीक है ना, ओवरऑल अगर बात की जाए तो हमारे आईडीटी पोर्शन तो इजी था, बट डीटी पोर्शन में ये क्वेश्चन थोड़ा आपको हो सकता है डिफिकल्ट लग जाए, या फिर मेरे को लग रहा है कैपिटल गेन में क्योंकि तीन तीन चीज पूछी है, वो हो सकता है, या फिर सैलरीज हो सकता है। बाकी इसके अलावा हमारे एमसीक्यूज भी इजी थे, एंड हमारा कैपिटल गेन, इसके अलावा हमारे सॉरी एमसीक्यूज भी इजी है, एंड बाकी का जो पोर्शन है वो भी हमारा इजी है। तो चलिए इसी के साथ मेरा जो आज की वीडियो है पेपर एनालिसिस वो हम यहीं पे एंड करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, प्लीज उसको फिल जरूर कीजिएगा, एंड अपनी डिटेल्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। प्लस कल का जो मेरे एमसीक्यू मैराथन थी, प्लस जो हमने रिवीजन लेक्चर किया था, उसने आपको कैसे हेल्प किया, प्लीज मेरे को जरूर कमेंट्स में बताइएगा। एंड आज शाम को हमारे पीयूष सर की कॉस्टिंग के एमसीक्यू मैराथन होने वाली है, तो प्लीज उसको भी ज्वाइन
कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।